इस वीडियो में 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 अवकल समीकरण एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखते हैं। आप थोड़ा बुक लेके बैठे। इसमें लिखा है बिंदु 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसके किसी बिंदु पर x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में आपको स्पर्श रेखा वाले टॉपिक में आपको बताया गया था कि किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को कैसे नोट किया गया था। स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम यहाँ dy/dx से नोट किए थे और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार ऐसे दिया हुआ है कि इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये जो dy/dx है और इसके y निर्देशांक का गुणनफल x निर्देशांक के बराबर है। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के देखें। स्पष्ट लिखा हुआ है कि x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है और वह वक्र अंतिम ये दिया है पॉइंट 0-2 से होकर जा रहा है। तो वहां से विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए हमें कांस्टेंट निकालने में मदद मिलेगा उससे। तो हमारा अवकल समीकरण यहाँ बन गया। इस अवकल समीकरण को सॉल्व करना है और इसके सहायता से विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो इसको हल करना आप जानते हैं, लिख सकते हो y/dy = x dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। लिख सकते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो यहाँ इंटीग्रल y/dy इक्वल इंटीग्रल x dx, तो इसका मान होगा y² प्लस इक्वल x² प्लस c। इस c को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया है कि वक्र बिंदु 0-2 से होकर जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया x के जगह पे 0 और y के जगह पर -2, तो -2 यहाँ रखते हैं। -2 का वर्ग 4 होगा अपॉन 2 इक्वल x का मान 0 प्लस c, तो दिस इंप्लाइज यहाँ c का मान क्या आ रहा है 2, c का मान 2 अतः लिख सकते हैं। अतः अभिष्ट वक्र का समीकरण जो हमें ज्ञात करना है, अभिष्ट वक्र का समीकरण यहाँ से मान पुट कर लो y² इक्वल x² प्लस c 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y² इक्वल x² प्लस 4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं y² माइनस x² इक्वल 4। ये उस वक्र का समीकरण है जो पॉइंट इतने से होकर जा रहा है और उसका जो कंडीशन दिया गया था तो उसके मतलब बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और y निर्देशांक का गुणनफल उसके x निर्देशांक के बराबर है। नोट कीजिए। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 को लगाते हैं। 18 थोड़ा बुक में पढ़ें। एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम नोट करते हैं dy/dx से इक्वल dy/dx। इस प्रवणता के बारे में क्या जानकारी दी गई है आप पढ़ें आगे। कर स्पर्श बिंदु को यानी बिंदु x y को एक पॉइंट दिया है -4-3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। तो मीन्स ऐसे लिख सकते हैं बिंदु x y को बिंदु एक दिया है -4-3 बिंदु इतने तथा लिख सकते हैं, तथा बिंदु इतने को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, तो मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आप जानते हैं y1 माइनस y2 y+3 अपॉन x+4, यहां से हम कर सकते हैं। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि ये स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है इस प्रवणता का 2 गुना है, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy dx इक्वल 2 टाइम्स y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। उसमें एक शर्त दिया है कि यह वक्र बिंदु -2 1 से होकर जा रहा है, तो ये -2 1 तो वहाँ यूज करेंगे हम, इसका मतलब कांस्टेंट मान निकालने के लिए। अब इसको हम हल करके पहले उस वक्र का समीकरण निकालते हैं। देखिए इसको पहले सेपरेट करते हैं, y को y की साइड में करना है, 1 अपॉन y प्लस 3 dy इक्वल 2 अपॉन x प्लस 4 dx। अब यहाँ दोनों पक्षों का अगर इंटीग्रल हम करते हैं y प्लस 3 dy इक्वल 2 कांस्टेंट है 1 अपॉन x प्लस 4 dx, तो इसका इंटीग्रल होगा आपका log y प्लस 3 2 टाइम्स log x प्लस 4 प्लस c। अब लिख सकते हैं यह वक्र किससे होके जा रहा है, यह वक्र बिंदु -2 1 से होकर जाता है। तो अगर इससे होकर जा रहा है तो संतुष्ट होगा, तो इसमें संतुष्ट कराते हैं। y के जगह पे क्या रखना होगा 1, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा log 4 इक्वल 2 टाइम्स log x प्लस 4, x मीन्स -2 प्लस 4 2 प्लस c। तो ऐसा करते हैं, ये log 4 इक्वल, ये भी log 4 ही हो जाएगा, क्यों 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस c, दिस इम्प्लाइज c इक्वल क्या आएगा 0। अतः अभिष्ट वक्र का समीकरण, अतः अभिष्ट वक्र का समीकरण यही c की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो log y प्लस 3 इक्वल 2 log x प्लस 4 प्लस c, इसको छोड़ देते हैं, c का मान 0 हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, log y प्लस 3 इक्वल, इसको लिख सकते हैं log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दोनों साइड से log घटा सकते हैं, y प्लस 3 इक्वल x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये उस वक्र का समीकरण है जो इस पॉइंट -2 1 से होके जा रहा है और दिए हुए शर्तों का पालन कर रहा है। नोट कीजिए। अब प्रश्न नंबर 19, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जाता है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई हो और 3 सेकंड के बाद 6 इकाई हो जाए, तो आपको बताना है t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है। बच्चों सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना गुब्बारे की त्रिज्या r है, माना गुब्बारे की त्रिज्या r, तो आयतन क्या होगा, गुब्बारा चूंकि गोलाकार है तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³। तो अब प्रश्न के अनुसार इसमें आयतन में परिवर्तन की दर अचर है, अचर मीन्स एक कांस्टेंट के मान लेते हैं। तो अब यहां से आप देख सकते हैं ये d/dt, इस v का मान यहां से रख लो, 4/3 पाई r³ इक्वल k। इससे हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r³ का डिफरेंशियल 3r² dr/dt होगा इक्वल k। यहां से 3 से 3 कट भी गया, 4 पाई r² dr इक्वल k dt लिख सकते हैं। अब इसमें यदि दोनों पक्षों का हम इंटीग्रल कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और कुछ शर्त दिया है उसके अनुसार देखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करना आपको आता है, यहाँ 4 पाई कांस्टेंट है, r² dr इक्वल k भी कांस्टेंट है dt, तो 4 पाई r² का इंटीग्रल r³ और इक्वल k t प्लस c। बच्चों इसको आप यही इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। जैसा कि प्रश्न में फिर थोड़ा सा किताब के इबारती को आप पढ़िए, उसमें क्या लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा है गुब्बारे की त्रिज्या प्रारंभ में 3 इकाई। यहाँ प्रारंभ का मतलब ये जब हम टाइम का मेजरमेंट करना शुरू किए t बराबर 0, तो r कितना दिया है 3 इकाई, 3, यदि ठीक ये मान रख के थोड़ा सा चेक करते हैं, तो r की जगह पर 3 रखते हैं, 4 पाई
3 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल टी मीन्स 0 रखते हैं तो ये सी हो गया। 3 ये 9 9 चौको 36। दिस इंप्लाइज सी की वैल्यू कितना आ गया 36 पाई। अब लिख सकते हैं सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान यहां रख लो, देखो क्या मिला। तो ये क्या मिला 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 यहां से इक्वल के टी प्लस सी के जगह लिख सकते हैं 36 पाई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। फिर कंडीशन दिया है कि कितने समय के बाद, आप ध्यान दीजिए 3 सेकंड के बाद उसकी त्रिज्या कितनी हो गई 6 इकाई। यदि t बराबर 3 तो r बराबर 6। तो अब ये मान हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। देखिए क्या आएगा, यहाँ r की जगह क्या रखना होगा 6, 4 पाई इंटू 6 क्यूब अपॉन 3 इक्वल t मीन्स 3 तो 3k होगा, 3k प्लस 36 पाई। इसमें ध्यान दीजिए 6 का क्यूब कितना होगा, जैसे आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो, ये 4 पाई, ये 6 का स्क्वायर कर लो 36 गुणे 6 बटे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 6 के 48 को 8 हासिल 4, 8 फिर 24 4 28, 288 पाई लिख सकते हैं बराबर 3k प्लस 36 पाई। यहाँ से 3k इक्वल, इसको इधर घटा लेते हैं, 8 में से 6 जा 2, 8 में से 3 जा 5, 252 पाई। तो मीन्स k इक्वल क्या आ गया 3 बटे 24, 3 चौको 12, 84 पाई। तो ये मान अगर हम इसमें रखते हैं, पुट करते हैं कहा इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या आएगा देखो समीकरण 2 से यहां से लिख रहे हैं 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इक्वल के मीन्स 84 पाई इंटू टी और प्लस 36 पाई। इसमें से 4 पाई आप हटा सकते हैं, तो आर क्यूब अपॉन 3 इक्वल 4, तो 4 दूनी 8, 4 21 टी और प्लस 4 9 36। आपसे क्या पूछा गया टी सेकंड के बाद, टी समय बाद उसकी त्रिज्या क्या होगा, तो यहीं से आर का मान निकाल लेते हैं। आर क्यूब इक्वल 3 गुणा करते हैं तो 63 टी और 29 के 27, तो आर इक्वल लिख सकते हो 63 टी प्लस 27 टू द पावर 1/3। तो 30 समय बाद उसकी त्रिज्या आर इक्वल 1/3 होगा। तो बच्चों ऐसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वीडियो रोकिए और ध्यान से इसको फिर एक बार समझें और नोट करें। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि दर 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगना हो जाए तो आर का मान ज्ञात करना है, जबकि लाभ 2 का मान आपके पास दिया हुआ है। तो बच्चों हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना मूलधन पी रुपया है, पी रुपया मान सकते हो, यक्स भी मान सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार ऐसे कह रहा है मूलधन में वृद्धि की दर मीन्स डीपी अपॉन डीटी, ये कितना है R%, R% माने मूलधन का R%, R गुणे 100। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गया है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं P को सेपरेट कर दीजिए पहले, 1/P dt इक्वल R/100T dt। ओके, अब दोनों पक्षों का इंटीग्रल करते हैं। इंटीग्रल 1/P dP इक्वल R/100, ये तो कांस्टेंट होगा dt। इसको सॉल्व कर लो, log P इक्वल R/100T प्लस C। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब यहां से शर्त क्या दिया है, देखो शुरू में आपके पास धन कितना 100 रुपये, तो वहां आप लिख सकते हैं कि जब t इक्वल 0, शुरुआती दौर में t 0 है तो p कितना होगा 100। तो ये मान इसमें रखो, तो क्या होगा log 100 इक्वल ये 0 प्लस c, तो यहां से क्या मिल गया c इक्वल 100, c इक्वल log 100। ओके, तो अब ये c का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, यानी लिखते हैं c का मान समीकरण 1 में रखने पर एक यहां पर है, तो log p इक्वल R/100T प्लस c मीन्स log 100। बच्चों इसको अगर इधर लाते हैं तो log p माइनस log 100 लिख सकते हैं इक्वल R/100T।
अब इसको लवगणक के नियम से log p अपॉन 100 भी लिख सकते हैं, r अपॉन 100 t। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये बोल रहा है कि 10 वर्षों में धन दुगना हो जा रहा है। 10 वर्ष का मतलब जब t इक्वल 10 हो रहा है तो धन p जो 100 था वो दुगना मीन्स 200 हो गया। ये मान इसमें पुट करो, log इस p के जगह पर क्या रखना होगा, 200 अपॉन 100 इक्वल r अपॉन 100 इंटू t, t मीन्स 10। ओके, तो ये क्या हो गया आपका log 2 इक्वल r बाई 10। तो यहां से आप देख सकते हैं r इक्वल क्या होगा, 10 log 2। तो अब यहां log 2 का मान दिया हुआ है 0.6931। तो ये मान इसमें 10 का गुणा करते हैं 6.9, ये कम पर्याप्त है 6.9%। तो आपसे ये पूछा गया था ब्याज की दर कितना है, तो 6.9%। ओके, नोट कीजिए। ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 21 है। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि दर 5% है। तो यहां पर मूलधन पहले तो p मानेंगे आप, माना मूलधन p रुपया है। तो मूलधन में वृद्धि की दर dp अपॉन dt इस बार 5% है, तो 5/100। पिछले क्वेश्चन में r% था तो r/100 लिखे आप। तो यहां से क्या मिल गया, dp, p को इधर लाते हैं तो 1/p इक्वल 5 दूनी 10 1/20 dt लिख सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गया आपका। दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो 1/p dp इक्वल 1/20 dt। तो यहां से log p इक्वल 1/20 t प्लस c, इसको लिख सकते हैं। अब शर्त देखें आप, क्या आप में दिया हुआ है, आपसे ये पूछा गया है कि इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं तो 10 वर्ष के बाद वो कितना हो जाएगा। तो मतलब क्या, जब t इक्वल 0 है तो p कितना जमा कराएंगे आपको, 1000 रुपए। तो ये मान इसमें पुट करते हैं तो log 1000 इक्वल t0 तो प्लस c हो गए। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लीजिए। तो इसमें रखते हैं तो यहां रखना होगा आपको, यहां पर log p इक्वल 1/20 t प्लस c मीन्स log 1000। आप इसको इधर भेज सकते हैं, log p अपॉन 1000 यहां लिख सकते हैं इक्वल 1/20 t, इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे ये पूछा गया कितने वर्षों में यह राशि, 10 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष में यानी जब t इक्वल 10 तो इसको सॉल्व कीजिए, log p अपॉन 1000 इक्वल 1/20 इंटू 10। तो ये क्या होगा 1/2। तो इसको अगर हम लवगण को घातांक के रूप में प्रकट करना चाहते हैं, बेशी है p अपॉन 1000 इक्वल e पर पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। यानी p इक्वल 1000 इधर करके और गुणे e पर 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं। और आपके बुक में देखिए e पर पावर 0.5 का मान दिया हुआ है 1.648। इसका मतलब p इक्वल 1000 इंटू 1.648। तो इसका गुणा करते हैं तो वो 1648 रुपए, अर्थात वो धन 10 वर्ष के बाद 1648 रुपए हो जाएगा। नोट कीजिए। अब प्रश्न नंबर 22 देखिए, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। 2 घंटों में इनकी संख्या 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना जीवाणुओं की संख्या यक्ष है, यक्ष या कोई भी अक्षर मान सकते हो। माना जीवाणुओं की संख्या यक्ष है, तो अब जैसा कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि की दर उसकी संख्या के समानुपाती है, मीन्स dx अपॉन dt समानुपाती यक्ष होगा, या फिर dx अपॉन dt इक्वल की यक्ष भी लिख सकते हैं
या फिर यहां से 1/x dx इक्वल के dt लिख के आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें। फिर दोनों पक्षों का इंटीग्रल करते हैं तो क्या होगा k dt, इसका इंटीग्रल होगा log x इक्वल के टी प्लस सी। आपका इक्वेशन बन के यहाँ तैयार हो गया। अब जो शर्त दिया गया उसको देखिए आप। प्रश्न ये कह रहा है कि जीवाणुओं की संख्या 1 लाख थी, तो मीन्स जब t इक्वल 0 तो x कितना है, तो x मीन्स 1 लाख। ये मान इसमें थोड़ा पुट करें, log 1 लाख इक्वल c। अब ये c का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, तो फिर समीकरण 1 से log x इक्वल के टी प्लस ये c मीन्स log 1 लाख। एक इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना के छोड़ दें। अब फिर क्वेश्चन में ये दे रहा है कि 2 घंटों में इनकी संख्या 10% बढ़ जाती है, अर्थात जब t इक्वल 2 तो x का मान 10% बढ़ गया। किसका? 1 लाख का 10% बढ़ गया। 1 लाख का 10% 10,000 होगा, यानी 1,11,000 हो गया। ओके, ये मान पुट कर लो। इसलिए log x के जगह पर 1,11,000 इक्वल, अब के t के जगह पर क्या रखेंगे 2 प्लस log 1 लाख हो गया। ओके, इसको फिर इधर लाते हैं तो क्या होगा log 1,10,000 बटे इसको रखते हैं 1 लाख, ठीक, तो बराबर ये हो गया 2 के। तो ये क्या हो गया log 11 बटे 10 इक्वल 2 के। तो k का मान यहां से क्या हो गया, k इक्वल 1 बटे 2 log 11 बटे 10। अब ये k का मान हम कहां रखें, समीकरण नंबर 2 में। तो k का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो क्या होगा, समीकरण 2 से log x इक्वल k मीन्स 1 बटे 2 log 11 बटे 10 प्लस log 1 लाख। यहां t भी रहेगा, ये तो t है यहां पर ऑलरेडी t। अब आपसे ये पूछा गया कितने घंटों में ये संख्या 2 लाख हो जाएगी, तो 2 लाख यहां रख लो। जब x इक्वल 2 लाख तो क्या होगा, इसमें पुट कर दो log 2 लाख 50 इक्वल 1/2 log 11 बटे 10 इंटू टी प्लस log 1 लाख। बच्चों इसको हम इधर ला रहे हैं तो log, देखिए log m माइनस log n बनेगा, तो 2 लाख बटे 1 लाख भी लिख सकते हैं इक्वल 1/2 log 11 बटे 10 इंटू टी। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो ओनली log 2 लिख सकते हो, ये सभी जीरो कट गए, इक्वल 1 बटे 2 log 11 बटे 10 इंटू टी। तो टी का मान क्या होगा, हमें समय बताना है। टी लिख सकते हो log 2/1/2 log 11/10। तो इतने समय के बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। ओके, नोट कीजिए। ऐसे वीडियो रोकिए, थोड़ा सा बैक करके फिर देख लें। और ऐसे बहुविकल्पी प्रश्नों, बहुत आसान प्रश्न है, आप उसको देख सकते हैं, लगा सकते हैं, उसको लगा लीजिए। इस तरह से हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट किए। नोट कीजिए।